शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे नमक का दारोगा पाठ के अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न। हम कुछ प्रश्नों की तैयारी इससे पूर्व की कड़ी में कर चुके हैं। आज हम पाठ के आसपास देखेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आगे प्रश्नों की कड़ी पर अपना ध्यान देते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपी दीन की सहायता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। वंशीधर का आलोपी दीन जैसे भ्रष्ट व्यापारी की नौकरी करना सर्वथा अनुचित था। अनुचित मतलब उचित नहीं था। मैं वंशीधर की जगह होता, आपका कथन क्या होना चाहिए? अपनी बात हम कहेंगे। तो मैं वंशीधर की जगह होता तो उसकी नौकरी स्वीकार न करता। मैं उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता, किंतु साफ कहता कि आपके काले धंधों को सहन करना मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है। मैं इन्हें सहन न कर सकूँगा, अतः किसी अन्य व्यक्ति की तलाश कर लें। प्रश्न दूसरा, ये अपना विचार है, आप अपने अलग भी विचार लिख सकते हैं। क्योंकि रचनात्मकता है, आपका जो प्रतिभा है विकसित हो, इसलिए रचनात्मक उत्तर आप भी दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? इसका भी जवाब चलिए लिखते हैं। आज समाज में IAS, IPS, IFS, आयकर, बिक्री कर आदि की नौकरियों के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि इन सभी पदों पर ऊपर की आमदनी के साथ साथ पद का रोब भी मिलता है। ये देश के नीति निर्धारक भी होते हैं। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। मतलब कुछ ऐसी भी बातें होती है जो हमारा जो तर्क है हमारे भ्रम को पुष्ट करता है। तो यह जो प्रश्न है खास करके विद्यार्थी के लिए है। विद्यार्थी अपने अनुभवों को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आप पर छोड़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कहना है। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। चलिए हम अपना स्वयं का अनुभव देखते हैं कि अपने स्वयं का अनुभव क्या है। तो प्रश्न का जो क है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, तो इसके संदर्भ में हम उत्तर देना चाहेंगे कि मेरा एक साथी अनपढ़ था। उसने व्यापार करना प्रारंभ किया और शीघ्र ही बहुत धनी और समाज का प्रतिष्ठित आदमी बन गया। मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया तथा प्रथम श्रेणी में डिग्रियां लेने के बावजूद आज भी बेरोजगार हूँ। नौकरी के लिए मुझे उसकी सिफारिश करवानी पड़ी तो मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ लगी। तो आपने सुना कि किस प्रकार उसका साथी पढ़ा लिखा नहीं था या कम पढ़ा लिखा था कह सकते भी हैं, परंतु मैं डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी यदि मैं अपने साथी का मदद लेता हूँ किसी नौकरी में सिफारिश के लिए, तो ऐसे में कभी कभी मन करता है कि मेरा जो पढ़ना लिखना था वह क्या हो गया, व्यर्थ हो गया हो। अगला देखते हैं। जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। पढ़ने लिखने के बाद जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो गया
तो बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी अपने बच्चों के दाखिले के लिए मेरे पास प्रार्थना करने आए। उन्हें देखकर मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई सार्थक लगी। अब पढ़ाई लिखाई कब सार्थक लगी? जब मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोग क्या करने आए? तो अपने बच्चों के दाखिले के लिए मेरे पास प्रार्थना करने आए। ठीक है, अगला देखते हैं, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया हो। पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया था, क्योंकि साक्षरता का अर्थ अक्षर ज्ञान से लिया जाता है। शिक्षा विषय के मर्म को समझाती है। तो समझ में आ गया होगा पढ़ने लिखने का अर्थ क्या है। तो साक्षरता, पढ़ने लिखने से नौकरी मिलती है, इसलिए हम पढ़ते हैं, ये इरादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम साक्षर हैं, और जब साक्षर होंगे तो शिक्षा के मर्म को समझ भी सकेंगे। अगला प्रश्न, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? आइए देखते हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। इनसे परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। इसलिए ऐसे जो संदर्भ में हैं पाठ में आए हैं। अगला प्रश्न, इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास आरोपी दिन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। तो देखते हैं कि इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। आलोपी दिन जैसे व्यक्ति को देखकर मुझे कुढ़नसी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति कानून को मखौल बनाते हैं, मतलब मजाक बनाते हैं। इन्हें सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। मुझे उन लोगों पर भी गुस्सा आता है जो उनके प्रति सहानुभूति जताते हैं। आगे समझाइए तो जरा, कुछ वाक्य है जिन्हें समझाने के लिए कहा गया है। तो वह वाक्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो इस वाक्य से आपने क्या समझा? नौकरी के पद को महत्व न देकर उससे होने वाली ऊपर की कमाई पर ध्यान देना चाहिए। इसका क्या है? यही तात्पर्य है। दूसरा, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मा अवलंबन ही अपना सहायक था। इसको क्या समझें? तो इसका भावार्थ यह होना चाहिए कि इस संसार में व्यक्ति के जीवन संघर्ष में धैर्य, बुद्धि, आत्मा अवलंबन ही क्रमशः मित्र, पथ प्रदर्शक व सहायक का काम करते हैं। हर व्यक्ति अकेला होता है, उसे स्वयं ही कुछ करना होता है। और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, तो इसका क्या अभिप्राय है? मनुष्य के मन में भ्रम रहता है। अनेक स्थितियों में फंसे होने पर जब व्यक्ति तर्क करता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं या संदेह की पुष्टि हो जाती है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, उन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि धन से न्याय व नीति को भी प्रभावित किया जाता है। धन से मर्जी का न्याय लिया जा सकता है तथा नीतियाँ भी अपने हक की बनवाई जा सकती है।
ये सब धन के संकेतों पर नाचने वाली कठपुतलियाँ हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका अर्थ यह है कि यह संसार के स्वभाव पर एक प्रकार से तीखी टिप्पणी है। संसार में लोग कुछ करें या न करें, दूसरे की निंदा करते हैं। हालांकि निंदा करने वाले को अपनी कमी का ध्यान नहीं रहता है। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। यह बात बूढ़े मुंशी ने कही थी। उन्हें वंशीधर द्वारा रिश्वत के मौके को ठुकराने का दुख है। इस नासमझी के कारण वह उसकी पढ़ाई लिखाई को निरर्थक मानता है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसका अर्थ है कि धर्म मानव की दिशा निर्धारित करता है। सत्यनिष्ठा के कारण वंशीधर ने अलोपीदीन द्वारा 40,000 रुपये की पेशकश को ठुकरा दिया। उसके धर्म ने धन को कुचल दिया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ अदालतों की कार्यशैली पर व्यंग है। अदालतें न्याय का मंदिर कही जाती हैं, परंतु यहाँ भी सब कुछ बिकाऊ था। धन के कारण न्याय के सभी अस्त्र शस्त्र को असत्य सिद्ध करने में जुट गए। सत्य की तरफ अकेला वंशीधर था, अतः वहाँ धन व धर्म में युद्ध सा हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।